नमस्कार। विभागीय विनोद में मैं सैन विनोद आज फिर अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहा हूं और आज स्वाभाविक रूप से चर्चा केंद्र सरकार के वार्षिक बजट पर। सन 2024 के चुनाव के पूर्व यह केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था। लोगों की निगाहें लगी हुई थी, आशा व्यक्त की जा रही थी कि यह एक पूर्णतः चुनावी बजट होगा। विशेषकर इस वर्ष जो 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाएगा, विशेष सुविधा होगी। लेकिन अगर संपूर्णतः में देखें तो बजट किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए काफी उत्साहवर्धक जान पड़ता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है, अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद है, लेकिन यह तो तय है कि इस बजट के द्वारा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक, जो उनका बहुत बड़ा जो विशाल क्षेत्र है मध्यम वर्ग का, उनके समर्थक वर्ग है मध्यम वर्ग, उसका विशेष ध्यान रखा गया। नौकरी पेशा लोगों को, मध्यम वर्ग को विशेष चिंता अपने टैक्स की होती है, जो सालाना उन्हें देना पड़ता है। उसमें वो जो सीमा उसकी बढ़ाकर के 7 लाख रुपए तक कर देगी। मतलब अब 7 लाख रुपए तक ये आमदनी वाले लोगों को कर नहीं देना पड़ेगा, उन्हें कर मुक्त कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ी राहत है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इससे जो आम लोगों की, तुझको ये एक बहुत बड़ा वर्ग है, समझिए कि लगभग 90% से ज्यादा लोग कर मुक्त हो गए। ध्यान रखिए, क्योंकि यही वर्ग है जो टैक्स देता था, जिसके टैक्स अब उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनके हाथों में अब पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, वे खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो बाजार का विस्तार होगा। इस दृष्टि से इस बजट की सराहना करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अपेक्षा की जाती है कि चुनावी बजट होगा, लेकिन ध्यान रखिए, एक कर्नाटक को विशेष लाभ छोड़कर अन्य किसी राज्य को कोई वैसा कोई खैरात, कोई तोहफा, कोई उपहार नहीं दिया गया है। यह बिल्कुल अपेक्षा के विपरीत हुआ है। अर्थात यह कहने में तनिक भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार का ध्यान व्यापक रूप से देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत और भी मजबूत बनाने का। हाल के दिनों में जो अंतर्राष्ट्रीय जो रफ्ती आई है, उससे ऐसा लगा कि भारत उस दिशा में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। और इस बजट ने यह साबित कर दिया है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों के बीच मतभेद होने के बावजूद इस बजट की सराहना की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई, स्वाभाविक है, विपक्षी दल की जो प्रतिक्रिया होती है, जो अपेक्षा से वही प्रतिक्रिया आई। उन्होंने जो ध्यान दिया कि इस बजट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि एक जो बड़ा वर्ग है बच्चों का, उसके विषय में, उसके उत्थान के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या करें, कहीं भी कोई उल्लेख नहीं किया गया।
उसका अमृत काल का एक छोटा सा एक निर्मल डोज बनाकर उसको प्रस्तुत करने की बात कही गई। अगर यह सच है तो यह सवाल तो उठेगा ही कि सब कुछ के बावजूद इस कथित ऐतिहासिक बजट की मौजूदगी में भी देश का आम नागरिक जिन समस्याओं से अभी जूझ रहा है उसके निराकरण के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे उसकी कोई चर्चा उसमें नहीं है। अर्थात महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कोई भी चर्चा, इसके निराकरण संबंधी कोई भी चर्चा इसमें नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए इन बिंदुओं पर चर्चा नहीं की बल्कि उसे हाशिए पर रख दिया। तो क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि महंगाई और रोजगार जो महत्वपूर्ण जिससे आम लोग जुड़ा हुआ है कि निराकरण संबंधी कोई भी समाधानकारी उपाय केंद्र सरकार के पास फिलहाल मौजूद नहीं है, यही कहा जा सकता है। क्योंकि आप चाहे जितनी भी प्रशंसा अपनी कर ले और करवा ले, मेरा आशय बजट से है, लेकिन आम नागरिकों का जो दर्द है वह उसका निपटारा चाहता है, उससे छुटकारा चाहता है। उस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। अर्थात महंगाई की बात कर ले, आज मजबूत अर्थव्यवस्था, ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व को चुनौती देने की अर्थव्यवस्था, ये सारे दावे ठीक है, अपनी जगह है, अच्छा लगता है सुनकर। भारत हमारा देश है, हमारे देश की प्रशंसा होती है तो हमें खुशी होती है, हमें गर्व होता है, हम गौरवान्वित होते हैं कि भारत हमारा देश है जो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन आम लोगों की उन समस्याओं का क्या होगा जिसने उन्हें बेहाल कर रखा है। मुख्यतः पुनः दोहरा दो, यह महंगाई, यह जो महंगाई का जो वर्तमान दौर चल रहा है उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। आप कुछ भी खरीदने के लिए, कोई भी समाज का वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, सभी इससे उनके मुखिया, उनके परिवार के मुखिया त्रस्त है, परेशान है। आज बाजार में कुछ भी वो खरीदने के लिए जाएंगे, चाहे वो खाद्य वस्तु हो, चाहे रोजमर्रा की चीजें हो, चाहे व्यक्तिगत उपयोग की चीजें हो, सभी महंगे दर के कारण उनकी पहुंच से बाहर होती जा रही है। एक विशाल वर्ग है जो इच्छा के बावजूद अपनी पसंद की चीजें खरीद नहीं सकता। रसोई के बजट में कमी की गई है, वो मजबूर है, उसे मजबूर किया गया। महंगाई की इतनी मार है, यह दोहराना ही होगा कि महंगाई की मार ने सिर्फ कमर नहीं तोड़ी है आम लोगों की, आपात मस्तक पूरे शरीर को प्रभावित किया है प्रतिकूल रूप से। उसकी अपनी क्षमता, काम करने की क्षमता घटी है। इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा देश के विकास के ऊपर। क्योंकि देश के विकास की रीढ़ तो आम जनता ही है। अगर वह हार कर, थक कर बैठ जाती है तो फिर उन योजनाओं की क्रियान्वयन कौन करेगा जिसकी अपेक्षा सरकार करती है, जो जिसे सपने दिखलाकर, सपने के रूप में सामने रख करके सरकार लोगों का समर्थन लेती है। ऐसा इस बजट में नजर नहीं आता। लेकिन हां, जो चीज सामने आई, स्पष्ट रूप से चिन्हित किया, जिस मध्यम वर्ग की बात की गई, यहां पर वो चुनावी फंडा मौजूद है। चूंकि
जो बहुत बड़ा जो सपोर्ट क्लास है भारतीय जनता पार्टी का, वह है मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग। यह इनका सपोर्ट बैंक है, बहुत बड़ा समर्थक है। उनकी सूद अवश्य ली गई है। मध्यम वर्ग के लिए जो टैक्स में छूट, जो नए स्लैब जो लाए गए, नई कर प्रणाली की जो घोषणा की गई, इससे उनको लाभ पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कृषि क्षेत्र को भी लाभ पहुंचेगा, आदिवासी दलित महिलाओं को भी लाभ पहुंचेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थात अगर यह कहा जाए कि कहीं न कहीं मैं इन 9 राज्यों को छोड़ दे 2024 के चुनाव को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जैसे यह चुनाव के पूर्व का पूर्ण आखिरी बजट है, तो यह गलत नहीं होगा कि उस चुनाव को ध्यान में रखकर यह कौड़ी फेंकी गई है। लेकिन बेहतर यह होगा, ध्यान रखें, सत्ताधारी इस बात को नजरअंदाज न करें कि यह जो 2 मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, ये ही चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। यह ठीक है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, वो एकजुट नहीं हो पा रहा है, इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। और आज के दिन स्थिति यह है कि तो वो तीसरी बार सत्ता में आएगी अगर विपक्ष इसी तरह बिखरा रहा, उनके बीच एकजुटता नहीं आई, वो एक मंच पर नहीं आए, तो भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी यह मानकर चल रही है, उसका नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि विपक्ष इसी तरह अपने स्वार्थों में उलझा रहेगा, उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं उन पर हावी रहेंगी, वे कभी एकजुट नहीं होंगे और भाजपा पुनः सत्ता में आएगी। इस बात को ध्यान में रखकर भी बजट का निर्माण किया गया, और जो बजट प्रस्तुत किया गया पिछले दिन संसद में, उससे तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अगले कई वर्षों तक सत्ता में बने रहने के प्रति आश्वस्त है। इसीलिए वह सिर्फ 1 साल के नहीं, अगले 25 वर्षों तक की रूपरेखा को ध्यान में रखकर के, देश के भविष्य को ध्यान में रखकर उसने बजट तैयार किया और लोगों को वो सपना दिखलाया है कि 25 वर्षों के पश्चात भारत सचमुच विश्व गुरु के आसन पर आसीन होगा। यह इस बात को ध्यान में रख करके बजट प्रस्तुत किया गया, और जैसा मैंने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और यही मध्यम वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाती रही है। और अगर बजट का कोई प्रभाव चुनाव पर पड़ता है तो पुनः सत्ता में पहुंचाएगी। लेकिन यह दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि सत्ताधारी दल, विशेषकर केंद्र सरकार की जो कर्ता धर्ता है, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं और स्वयं प्रधानमंत्री, इस बात को नजरअंदाज न करें कि अगर महंगाई और रोजगार के मोर्चे पर जनता को राहत नहीं मिलती है तो कुछ का कुछ हो सकता है। यह भारत की राजनीति इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि यहाँ रातों रात हवा का रुख बदलता है, जो सीधे सीधे चुनाव परिणाम को प्रभावित करती है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अतः ये सारी बातें अपनी जगह, अर्थशास्त्रियों के मत अपनी जगह, राजनीतिक दलों के मत अपनी जगह, सत्ताधारी दल इस बात को ध्यान रखें कि आम जनता को इस महंगाई से कैसे मुक्ति दिलाई जाए, और जो बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार हो रही है उनके लिए रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करें और इस दिशा में निर्णय लेकर उन्हें ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करें, ताकि एक हल्के फुल्के ढंग से उस घटना की चर्चा जिसने कल पूरे सदन को ठहाकों के बीच
खड़ा कर दिया था। ध्यान रखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट प्रस्तुत कर रही थी, हाँ, तब उन्होंने ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल की जगह, ध्यान रखें, ओल्ड पॉल्यूटेड व्हीकल की जगह वे बोल गई ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल। इसे लेकर काफी मजाक उड़ाया गया, लोग व्यंग में ही सही, हालांकि वो गलती थी, उन्होंने सॉरी बोला है भी सदन में, बोलने के क्रम में ऐसा होता है, स्वाभाविक रूप ऐसा हो जाता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके दिल में, उनकी अंतर में जो एक मौजूद थी बजट को लेकर, एक जो संभावना है, जो सोच रही थी ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल के रूप में, वह उनके मुख से बाहर आ गया। यह एक व्यंग का विषय बन गया है, लोग चर्चा कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, सदन में भी लोग, सारे सदस्य हंस पड़े थे। लेकिन बात महत्वपूर्ण है, चिन्हित करने योग्य है, ओल्ड पॉलिटिकल व्हीकल, यह बजट को लेकर के उनके दिल से ये बात निकल गई थी। 2024 के चुनावों के समय ऐसा कोई अवरोधक महंगाई और रोजगार के रूप में उनके मार्ग में दिखाई नहीं पड़े। धन्यवाद।